हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने जो लाता हूँ, जो आपका वीक में न्यूज़पेपर्स में करंट अफेयर चल रहा है, उसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करते हैं। उसमें जो भी हमारे काम का हो सकता है या फिर प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे काम का हो सकता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा लॉन्ग करके पढ़ने से बेहतर है कि हम उसको छोटे छोटे टर्म्स में पढ़ें। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि क्लास शुरू हो, मैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ बात करूंगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे अपने आप को पॉजिटिव रखने के तरीके हैं, लेकिन जितना मैं स्वयं मानता हूं या फिर जो सबसे बेहतर लगता है वो तरीका ये है कि जब हमको कोई भी काम करने की इच्छा होती है तो हम ये ठान लें कि करने के कोई बहाना नहीं है और ना करने के 100 बहाने हैं। अगर हमको कोई काम नहीं करना तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। आज मेरे को ये है, आज मुझे ऐसा करना है। और जब हमें कोई काम करना होता है तो उसके लिए हमें कोई बहाना नहीं होता, हम टाइम निकाल ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही अपने अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए और ये कंफर्म कीजिए कि हमको ये काम करना है। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। कारण ये है कि जितने टॉपिक्स हैं जो आजकल चल रहा है उनमें थोड़ा सा ज्योग्राफी, साइंस और सबका तालमेल है। और चूंकि हम लोग करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम टॉपिक्स को ये देखते हैं कि हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो खुशी होती है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, VOM। ठीक है, VOM, वीनस ऑर्बिट मिशन। ठीक है, वीनस से मतलब समझते होंगे, वीनस शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। हाल ही में भारत ने शुक्र ग्रह पर अपना अंतरिक्ष मिशन भेजेगा। हाल ही में भारत शुक्र ग्रह पर अपना अंतरिक्ष मिशन भेजेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये मिशन कब जाएगा? देखिए दोस्तों, ये मिशन जाएगा 29 मार्च 2028 को और ये पहुंचेगा 19 जुलाई 2028 को। चूंकि ये चीजें भविष्य की हैं, लेकिन इन पे हम चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी वीक ये चीज पेपर में आई थी। चूंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट आवंटित कर दिया है, तो इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो गई है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि जर्नल तरीके से जो अब तक क्वेश्चंस इसरो से या फिर इससे मिशन से पूछा गया है, वो ये हो सकता है कि भारत ने अब तक, भारत की जो स्पेस कंपनी है इसरो, वो किन किन ग्रहों पर अपना मिशन भेज चुकी है। तो उनमें से जैसे मंगल हो गया, आपका चंद्रमा हो गया, ठीक है, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन किस पर वो भेजने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हाल ही में आदित्य L1B चला गया, जो सूर्य के रिलेटेड है, लेकिन हाल ही में भेजने वाली है, तो इसलिए इंपोर्टेड हो जाता है किस पर? शुक्र ग्रह पर। ठीक है, इसके बारे में और कुछ एडिशनल पॉइंट है, उन पे बात करते हैं। और सबसे पहली बात जिसमें याद रखने वाली बात है कि शुक्र ग्रह पर यह हमारा पहला मिशन होगा। कौन सा होगा? शुक्र पर पहला मिशन होगा। भारत की जो स्पेस कंपनी है इसरो, उसका यह पहला मिशन है किस पर? विनस पर, शुक्र पर। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो एडिशनल पॉइंट है कि इसके लिए केंद्र सरकार ने कितने 3600 करोड़ का बजट दिया है। 1236 करोड़ का बजट दिया है इस पूरे मिशन के लिए। ठीक है, जिसमें से लगभग 824 करोड़ का खर्च इसरो केवल किस पर करेगा? यान पर करेगा, अंतरिक्ष यान। ठीक, जो यान होगा इसका अंतरिक्ष यान होगा, जो किसको, जो सैटेलाइट को वीनस के ऑर्बिट में लेके जाएगा, केवल उस पर ही कितने पैसे खर्च होंगे? 824 करोड़ रुपए। ठीक, आगे बात करते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्यों कहते हैं, कितने लोग इस बारे में जानते हैं कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? अच्छा, एक इस मिशन से एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर जितने भी मिशंस या फिर भेजे जा रहे हैं, तो किस लिए भेजे जाते हैं? जितनी भी दुनिया की एजेंसियां हैं, अलग अलग ग्रहों पर कुछ खोज करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपने ये सुना होगा कि हम चंद्रमा पर मिशन भेज रहे हैं कि चंद्रमा पर जीवन हो सकता है। हमने मंगल पर भेजा, मंगल पर जीवन हो सकता है। मार्स पर हमने भेजा। लेकिन शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम ये मानते हैं कि इस पर जीवन था और वह जीवन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि हम वो उस पर स्टडी करना चाहते हैं कि अगर वहां पर जीवन था तो जो समाप्त कैसे हुआ। ठीक, इसी से जुड़ता हुआ एक बिंदु आ जाता है, आप अर्थ पर पढ़ते होंगे अपने जो
प्लेनेट है, अपना जो ग्रह है पृथ्वी, इस पे देखते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जानते हैं हरित प्रभाव? हरित प्रभाव ये क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। इससे निरंतर टेम्परेचर बढ़ रहा है। किसी भी ग्रह का जो बेसिक टेम्परेचर होता है, जो कहने का मतलब ये है, बेसिक टेम्परेचर कैसे आप सोचेंगे कैसे बढ़ जा रहा है। सपोज करिए कि जून के महीने में प्रॉपर भारत के अंदर ज्यादा गर्मी होती है, तो जो जून 2023 में टेम्परेचर था वो अब से 50 साल पहले नहीं होता था, मतलब उससे कम होता था, उससे 1-2 डिग्री वो बढ़ गया है। तो इन सब का जो डेटा है वो देशों की सरकारों के पास होता है, या जो एजेंसियां होती हैं सिर्फ रिसर्च करने वाली उनके पास होता है, और इसी से वो रिसर्च करती रहती हैं। उसी रिसर्च से हमको ये पता चला कि जो हमारा बेसिक टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। किस लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो हमने एक बिंदु आपने देख लिया कि अर्थ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बढ़ रहा है, और हम वीनस पे जो स्टडी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर पहले कभी जीवन था और वह जीवन समाप्त हो गया। किस कारण? कि यहाँ के क्लाइमेट में चेंज हुआ, यहाँ की जलवायु में परिवर्तन हुआ। और इससे अगला बिंदु है कि शुक्र का ग्रह सबसे अधिक है। वेरी गुड। देखिए, शुक्र का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, लेकिन क्यों ज्यादा है ये सोचने वाली बात है। ठीक है, वैसे तो ये करंट अफेयर की क्लास है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय मैं आपसे लूंगा और उसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सौरमंडल है, सौरमंडल में सेंटर में हमने किसको माना है? सन को माना है। ठीक है, ये धारणा बहुत पहले चेंज हुआ करती थी। ठीक है, कि पहले अर्थ को माना जाता था। ठीक, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो उसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका बुध। ठीक, उसके बाद हो गया शुक्र। ठीक, उसके बाद हो गया पृथ्वी। ठीक है, और उसके बाद हो गया मंगल। ठीक, और मंगल के बाद हो गया आपका बृहस्पति, और उसके बाद हो गया आपका शनि। ठीक है, और उसी क्रम में अगर हम देखें, वहां जगह नहीं है तो मैं यहां बना देता हूं अरुण और वरुण। ठीक, ये जो क्रम है, ये क्रम है सूर्य से बढ़ती दूरी में। किसका? हमारे सौरमंडल का। तो ये सूर्य है। अभी हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं किसकी? शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह पर जो हमारा इसरो है वो एक मिशन भेज रहा है जो 2028 में जाएगा, और वो उस पर किसकी जांच करेगा कि शुक्र गर्म क्यों है। ठीक, ये बहुत ज्यादा गर्म है। 475 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर माना जाता है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि सबसे नजदीक जो है वो क्या है? बुध है। ठीक है, लेकिन गर्म शुक्र क्यों है? तो यहां थोड़ा सा फिजिक्स है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अर्थ से भी मैच हो जाता है। तो हमको इन चीजों के लिए क्या करना पड़ रहा है? स्टडी करना पड़ रहा है। जैसे क्यों गर्म है ये मैं बताता हूं। अच्छा, जनरली हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हो, लेकिन कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उसके लिए बता देता हूं कि आप सोचिए, जो पर डे सूर्य निकलता है, उसके बाद अस्त होता है, लेकिन जब निकलता है उसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, और जैसे ही अस्त हो जाएगा फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस बीच की जो फिजिक्स है, जो मैकेनिज्म है, हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी कि शुक्र गर्म क्यों है, प्लस ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। ठीक, देखिए जो सन रेज अर्थ पर आती हैं वो मॉर्निंग के समय आते हुए, ये मानिए कि हमारे इस सतह पर टकराती हैं, और टकराने के बाद
कुछ समय बाद ये रेज कहां चली जाती हैं, हमारे क्लाइमेट में, सॉरी, हमारे यूनिवर्स का जो वायुमंडल है उसमें वापस चली जाती हैं। ठीक है, यहां टकराएंगी और टकराने के बाद फिर वापस जाएंगी। ठीक, तो इन किरणों की वजह से ही, जो किरणें यहां पर आई उनकी वजह से ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो गर्म होगा। किसी भी ग्रह का जो वायुमंडल है वो गर्म होगा। ठीक, लेकिन धीरे धीरे जब अर्थ की या फिर किसी भी ग्रह की सूर्य से लोकेशन चेंज होगी उस भाग की, तो धीरे धीरे वहां क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट करके वो एनर्जी, जो हीट ऊर्जा थी, वो वापस जाएगी कहां पर, उस ग्रह के वायुमंडल से यूनिवर्स के वायुमंडल में। ठीक, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां पर मतलब चाहे वो पृथ्वी का हो चाहे वो शुक्र का हो, यहां पर क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रधानता से क्या हो गया, जम गई है या फिर एक लेयर बन गई है। ठीक, और ये जो लेयर है ये अपने आप में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट दे रही है कि ये सूर्य से आने वाली एनर्जी को अंदर तो आने देती है, ठीक है, लेकिन जब ये वापस जाती है ये एनर्जी तो इसको रोकती है, इसमें अवरुद्ध पैदा करती है। ठीक है, जब इस एनर्जी को रोका जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र का या फिर यहां का टेम्परेचर, ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ताप बढ़ेगा तो बेसिक टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट शुक्र के साथ है और वही हमारे पृथ्वी के साथ है। मैं ये मानता हूं कि अब आपको दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है लेकिन सबसे गर्म शुक्र क्यों है। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, कहां पर? शुक्र पर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ही शुक्र गर्म है। लेकिन अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर हमसे पूछे कि सबसे अधिक टेम्परेचर किसका है, शुक्र का है, लेकिन सबसे अधिक तापांतर किसका है, टेम्परेचर में फर्क किसका है। तापांतर का मतलब समझते हैं कि एक ही समय में, जैसे मान लीजिए कि 24 घंटे का दिन होता है, 24 आवर का डे होता है, उसमें 12 घंटे तो रात होती है। ठीक, तो नाइट में ये मान लीजिए नेगेटिव मतलब कम और डे में पॉजिटिव। तो इन दोनों का जो फर्क है वो किस ग्रह पे सबसे ज्यादा है, मतलब दिन के समय में गर्मी ज्यादा है और रात के समय में क्या है, ठंड ज्यादा है। तो वो किस पे है, बुध पे ज्यादा है। याद रखना, सबसे अधिक तापांतर किसका ज्यादा है, तापांतर किसका, बुध का सबसे ज्यादा है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ठीक, वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन मेरा आपको केवल समझाने का उद्देश्य था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो आप पृथ्वी का भी ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ गए होंगे और शुक्र गर्म क्यों है जबकि नजदीक सूर्य के बुध ज्यादा है। ठीक, चलो अब वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वापस तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और इसीलिए पढ़ रहे हैं कि शुक्र पर जीवन कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण तो खत्म नहीं हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हमारी पृथ्वी भी शुक्र जैसी हो जाए। और एक कॉन्सेप्ट जैसा आपने बहुत रटा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक, तो वो इसी कारण कहा जाता है कि यहाँ के और हमारे जो क्लाइमेट है बहुत समानता है। ठीक, और वैसा ही बिहेव जैसा शुक्र ने किया है पहले, वैसा ही हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर भी कर रहा है। इसको लेकर के थोड़ी सी चिंता भी है सभी को दुनिया में। ठीक, आइए वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुक्र ग्रह पर शुक्र ग्रह पर दाब पृथ्वी की अपेक्षा 92% अधिक है। बिल्कुल सही बात है। ये एक चैलेंज के रूप में भी देखा जाएगा, जो इसरो के लिए एक चैलेंज है कि जो मिशन हम भेज रहे हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर पृथ्वी की अपेक्षा जो दाब है, प्रेशर है, बहुत ज्यादा है। जो इक्विपमेंट हम यहां से भेजेंगे कहीं ऐसा ना हो वहां पर फेल हो जाए, तो इन सब चीजों का भी एक प्रेशर किस पर रहेगा, इसरो पर रहेगा। देखिए, इसके अलावा एक और चैलेंज मेरे हिसाब से आएगा, वो क्या है कि शुक्र ग्रह पर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल कहां पर पाए जाते हैं,
शुक्र ग्रह पर। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में किसी भी चीज को डाला जाए तो वो उसको खत्म कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक, तो ये भी एक चैलेंज उनके लिए होगा 100%। देखिए ये करेंटीना हो, समझे आप इसको, जब ऐसे विषयों को हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको जर्नल इंटरेस्ट भी आता है। दोस्तों किसी भी चीज को आप एक नंबर के लिए मत पढ़िए। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं या फिर थोड़ा भी शिक्षा का सही मतलब समझते हैं तो उसकी गहराई को भी समझना चाहिए। देखिए बड़ी अजीब सी बात लगेगी, जो ये पूरी, ये मानिए देश को ले लेते हैं, जो देश है वो, वहां पर सबकी इच्छाएं अपेक्षाएं सबकी अलग हैं। दोस्तों हम जैसे लोग, जो आप या हम जैसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको केवल सब कुछ अपना जीवन का मतलब एक नौकरी लगता है, ठीक है। लेकिन देश के ही बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो इस देश के लिए सच में काम कर रहे हैं, चाहे वो इसरो में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो हमारी डिफेंस एजेंसीज में काम करने वाले लोग हैं, जो पैदा यहाँ हुए इस देश के लिए काम कर रहे हैं लेकिन मर मिट जाएंगे, ठीक है। और उनको किसी दुनिया वाले जान भी नहीं पाएंगे, कोई ऐसे लोग हैं जो इसलिए देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। तो कभी कभी हम इनको, इन चीजों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अपने लिए तो सभी करते हैं, थोड़ा सा नेशन के बारे में या राष्ट्र के बारे में भी समझना चाहिए, ठीक। और आने वाले अपने बच्चों को या भाइयों को ये सिखाना चाहिए, भाई थोड़ा साइंस की तरफ भी आप मोटिवेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एडिशनल पॉइंट हो सकता है इसके लिए, शुक्र ग्रह पर अभी तक कितने मिशन। देखिए पूरी दुनिया से जितने भी इसरो एजेंसी, सॉरी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो अंतरिक्ष के बारे में काम करती हैं अलग अलग देशों से, लगभग 46 मिशन अब तक शुक्र ग्रह पर हो चुके हैं, ठीक। उनमें से ही कुछ मिशन है जो आपके काम के हो सकते हैं, जैसे कि वेनेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब किसका है, सोवियत संघ ने इसको इस नाम से भेजा। जबकि मेरिनर और पायनियर, वीनस, मैगलन आदि किसके हैं, अमेरिका के हैं। और वीनस एक्सप्रेस जो है यूरोप आंतरिक एजेंसी, ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी पॉपुलर एजेंसी है। आप जानते ही होंगे कि अमेरिका की जो एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसको क्या कहते हैं, नासा कहते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अलग से, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा हुआ वीनस के बारे में। वीनस के बारे में जो हाल फिलहाल में चल रहा था वो भी आपको पता चल गया। इसमें जानकारी वाली बात ये थी कि एक मिशन इसरो भेजेगा अब शुक्र पर, और वो वहां पर जाकर क्या जांच करेगा, वहां के क्लाइमेट की, जलवायु परिवर्तन की जांच करेगा, ठीक है। और हम मिशन इसको इसलिए भेज रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि शुक्र पे पहले जीवन था और वहां जीवन समाप्त हो गया, ठीक। ये नहीं, इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि वहां जीवन हो सकता है, जीवन था। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बिंदु है, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा आपको मोटिवेट भी कर सकता है। ये उनकी चित्र है, आकर्षण सतीश। आकर्षण सतीश जो है, मैं आपको बता दूं पहले इनके बारे में थोड़ा सा, ये प्रॉपरली हैदराबाद की रहने वाली हैं और इनकी उम्र महज 13 वर्ष है, ठीक। 8वीं कक्षा की ये छात्रा हैं। ये आजकल हाईलाइट में कैसे आई, पीछे भी इनके कई कारण हुए हाईलाइट में आने के। तो इनके हाईलाइट में आने का सबसे मेन बिंदु ये है कि 13 साल की उम्र में ये अपनी 18वीं लाइब्रेरी की स्थापना कर चुकी हैं, ठीक। इनके बारे में छोटी सी कहानी मैं बता दूं कि जैसे ही आपका ये लॉकडाउन पीरियड हुआ उस समय में इनके मनोमस्तिष्क में ये बात आई कि जो हम लोग फ्री हैं वो उस फ्री टाइम का यूटिलाइज कैसे करें। कुछ लोगों ने देखो उस टाइम का यूटिलाइज किया है रील बना करके, और रील बना बनाकर बहुत ऊपर पहुंच गए, ठीक है। कुछ लोग टीचिंग के स्किल में बहुत आगे निकल गए। तो वैसे ही इनके भी मनोमस्तिष्क में जो प्रश्न आया तो इन्होंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसी के अधीन इन्होंने क्या किया कि लोगों से, जो लोगों के पास वेस्टेज किताबें थी, सॉरी किताबें वेस्टेज नहीं होती, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, किताबें हमेशा अमूल्य होती हैं, लेकिन जो रखी हुई किताबें थी उन किताबों को लेकर के और इकट्ठा किया और उनको वहां पहुंचाया जहां उनकी सख्त जरूरत है। जैसे सपोज दैट किसी ने किसी संबंध से बहुत अच्छी किताब पहले खरीद रखी है लेकिन वो महंगी है, और अब एक बच्चा जो आने वाला स्टूडेंट है वो उसको पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और वो किताब पढ़ने का, तो इन्होंने उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की कि हम उन लोगों से किताब ले लें, एक तरीके से उधार तरीके से किताब ले लें और इनको वहां जाके पहुंचा दें जो इनको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लोगों से किताब ले लेकर के एक लाइब्रेरी की शुरुआत की और इनकी हाल फिलहाल में 18वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जो आपके पहले ये लाइब्रेरी बनाई कहां गई, ये लाइब्रेरी बनाई गई हैदराबाद के मूसापेटा में। मूसापेटा के अंदर भी एक साईं सेवा ट्रस्ट है, साईं सेवा संघ है, जो गरीब लड़कियों के, जो निर्धन लड़कियां हैं उनकी शिक्षा उन सबको देखरेख करता है। तो उन्हीं के आग्रह पर साईं सेवा ट्रस्ट में ये लाइब्रेरी खोली गई और इस मौके पर तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल जिशाणुदेव वर्मा,
ये भी उपस्थित थे, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही इस लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। ठीक, अब सोचोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। एक तो बड़ी बात यह है, देखिए 13 साल की उम्र है, ये काम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं कर पाते, वो एक 13 साल की लड़की कर रही है, और जिसके पास कोई विशेष सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। कितने पॉइंट की बात है। जैसे कि मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा दोस्त, हमारे रूरल एरिया से या छोटी छोटी जगह से लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स लगती थी, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच गए तो उन्हें पीछे की कोई चिंता नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, वो जिन गांवों से आए कभी उन्होंने उन गांवों को लौट के नहीं देखा। ठीक है, अपनी बड़े बड़े पॉडकास्ट में अपनी अपनी समस्याएं सब बताते रहते हैं, हमने ऐसे किया वैसे किया। लेकिन आप जब इतने बड़े हो गए तो कुछ क्या उस गांव की भी याद आपको आई जिस गांव ने आपको सब कुछ दिया? नहीं आती है। ठीक है, वही लोग बड़े होते हैं जो अपनों को नहीं भूलते, अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलते। ठीक, और मैंने एक बिंदु इस क्लास को शुरू करने से पहले ही कहा था कि जब हमारी इच्छा शक्ति होती है कुछ भी करने के लिए तो बाधाएं ज्यादा मायने नहीं रखती। वरना एक लाइब्रेरी बनाने के लिए आप जानते हैं कितना खर्चा आता है? बहुत खर्चा आता है। खैर, जब लाइब्रेरी की चर्चा ही हो रही है तो मैं एक छोटा नोटिफिकेशन ये भी दे देता हूँ कि इसी की पहल में अपने जो इच्छाएं थी उन सबको आगे रखते हुए हम भी अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, और बहुत ही जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी सबके सहयोग से। गवर्नमेंट एंड विद इन सबके सहयोग से वो लाइब्रेरी बन रही है और बहुत अच्छी लाइब्रेरी होगी। शायद उस लाइब्रेरी से मेरे गाँव का बहुत लोगों का भला हो सके। तो जैसे लाइब्रेरी बनेगी तो आपके सामने लाया जाएगा, और एक तरीके से उसका जो भी स्टेटमेंट रहा है, जो भी उसकी जर्नी रही है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये इतना हाईलाइट क्यों रही हैं। इसलिए रही हैं कि जब एक बार अभी पीएम देखिए, अभी हाल फिलहाल में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, जो उनका एक प्रोग्राम चलता है मन की बात, ठीक है, मन की बात में इनका जिक्र किया था। ठीक है, किसका जिक्र किया था? आकर्षण सतीश का। और उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जब ये अपनी 25वीं लाइब्रेरी, ठीक है, कौन सी 25वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ करेंगी तो उसका मैं स्वयं फीता काटूंगा। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है कि एक सामान्य से स्टूडेंट जो अभी 8वीं क्लास की स्टूडेंट हैं और उनको इतनी ज्यादा लाइमलाइट मिल गई है कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं ये कह रहा है कि जब आप अपनी 25वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ करेंगी तो उसका फीता मैं स्वयं काटूंगा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाए, सोचोगे आपके काम का कैसे, आपके काम का या हमारे काम का ऐसे है, या तो सीधा नाम मिलेगा आकर्षण सतीश हाल ही में क्यों चर्चा का विषय रही। आपको ऑप्शन खोल के दे दिया जाएगा कि वो एक कम उम्र में लाइब्रेरी या ऐसा सोशल वर्क कर रही है, या फिर इससे भी पूछा सकता है कि 25वीं लाइब्रेरी का शिलान्यास उनका कौन करेगा। सॉरी, शिलान्यास नहीं कह सकते, शुभारंभ कौन करेगा? तो कौन करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। ठीक, चलिए, इतना भी अगर याद आप रखते हैं तो इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहां पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर दिया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है या खराब है ये तो आप लोग डिसाइड करिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए, एक इस क्वेश्चन से ये एक मुद्दा तो जरूर उठ जाता है कि जिस चीज को लोग सोचते हैं, कभी कभी आपने भी देखा होगा, अगर हम अपना फोन उठा लें तो 1 मिनट के लिए हम एक रील देखते हैं और वो रील स्किप होते 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 घंटा निकाल देती है, और फिर हमको खुद को भी ऐसा लगता है कि हमने गलत किया, अपना एक बहुत ही कीमती समय इस पे वेस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीजें आधुनिकरण में जो चीजें अच्छाई के साथ बुरी हो रही हैं उन्हीं को डिटेल करते हो ऑस्ट्रेलिया ने पहला कदम उठाया, और ये इवन दुनिया का पहला देश है। ठीक है, ये ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश है। ठीक, इसने क्या किया है, इसने जितनी भी आपकी सोशल मीडियाज हैंडल्स हैं, जैसे कि आपका एक्स हो गया, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, यूट्यूब हो गया, ठीक, इन सबको, या फिर और भी बहुत सारे हैं, इन सबको गाइडलाइन दे दिए। क्या गाइडलाइन दे दी है इन्होंने? कह दिया 1 वर्ष का समय दिया है
और ये कहा है कि 1 वर्ष के अंदर आप एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपका जब कोई भी हैंडल लॉगिन होगा हमारे यहां पर, तो वो पहले क्या डेटा मांगेगा, वो ये चेक करेगा कि कहीं उसको यूज करने वाला जो यूजर है वो 16 वर्ष से कम का तो नहीं है। ठीक, बड़ी अच्छी पहल है। वो तभी लॉगिन होगी जब आप अपनी आईडी प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ का सही विवरण देंगे। और ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करने के लिए उसने जितनी भी ये कंपनियां हैं उनको कितना समय दे दिया है, 1 वर्ष का समय दे दिया है कि हम आपको एक साथ ब्रेक नहीं कर रहे, लेकिन 1 वर्ष के अंदर आप एक ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ करिए। अगर आपको यहाँ चलाना है, क्या करना है कि जो लॉगिन करना है, जो भी ऐप लॉगिन होगा उससे पहले कंफर्म हो जाए कि उसको चलाने वाला यूजर 16 वर्ष से कम तो नहीं है। ठीक है, और इसी पे दोस्तों एक बड़ी खासी प्रतिक्रिया भी आई थी, किसकी, एलन मस्क। आप जानते हैं एलन मस्क, एलन मस्क कौन है, यूएस अमेरिका के एक कारोबारी हैं और स्पेशली आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो किसमें, अंतरिक्ष में। ठीक है, जितनी भी अंतरिक्ष गतिविधियां हैं उनको लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और वैसे आजकल वो किसके मालिक है, जो एक्स है, जो पहले ट्विटर होता था, अब ट्विटर किसने खरीद लिया, एलन मस्क ने खरीद लिया। और एलन मस्क ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता को बाधित करने वाला एक कदम है, मतलब हम किसी की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। अब कितना ये सही है या कितना गलत है ये तो सब जज कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं ये भी नहीं कह सकता, बड़े लोग बता सकते हैं, सब सोच सकते हैं कि क्या सही है या गलत है। ठीक है, हम इस उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बता दें कि एलन मस्क किसके, एक्स के इस समय मालिक हैं। और इसके अलावा भी स्पेस एक्स के नाम से वो एजेंसी चलाते हैं, स्पेस एक्स। देखिए स्पेस एक्स वैसे तो हर देश की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन स्पेस एक्स निजी क्षेत्र की एक ऐसी एजेंसी है जिसने बहुत पीछे नाम कमाया है। ठीक है, स्पेस एक्स के मालिक कौन है, एलन मस्क ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी इसरो से ही संबंधित है। आजकल इसरो वैसे बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में ये पेपर में आया है, 1 या 2 दिन, मतलब जो भी न्यूज मैं आपको बता दूं, जो भी जिस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लास्ट वीक का ही है। पिछले जो भी इंपोर्टेंट मुझे लगा उन ही टॉपिक को मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, शायद ये हमको आने वाली परीक्षाओं में मिल जाए। ठीक, हाल ही में इसरो द्वारा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3, वेरी गुड, प्रोब 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से PSLV C59 द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए कहने के लिए तो एक पैरा है, लेकिन इसमें कितने सारे क्वेश्चन हो गए। सबसे पहली बात तो ये कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, आप इसको समझ लें, ये एक अलग एजेंसी है। इसमें बहुत सारे यूरोप के देश हैं जो एक ग्रुप है और उन्होंने अपना मिलकर के काम करते हैं। स्पेस के बारे में जो भी रिसर्च होती है ये सब मिलकर के करते हैं, चाहे वो पैसे लगाने की बात हो या कोई टेक्नोलॉजी जनरेट करने की बात हो। ठीक है, जो भी इससे फायदा होता है उन सभी देशों को होता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो प्रोब 3 मिशन है, प्रोब 3 मिशन के लिए इन्होंने 2 उपग्रह, इनको 2 उपग्रह कहां भेजने थे, अंतरिक्ष में भेजने थे, लेकिन इन्होंने वो उपग्रह खुद ना भेज करके इसरो से भिजवाए अंतरिक्ष में। ठीक, तो थोड़ा सा गर्व की बात भी है, थोड़ा नहीं बहुत गर्व की बात है। इनके पास अपनी भी गाड़ी है वहां जाने की, लेकिन ये अपनी से नहीं जा रहे। ठीक, क्यों नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि वो खर्चीली है। ये मानते हैं कि भैया एक काम करो, उसमें ड्राइवर का भी ज्यादा लगेगा और खर्च भी ज्यादा आएगा, तो बेहतर है कि एक इंडिया में है इसरो और उससे छुड़वा लो, उसका सस्ता है। ठीक, इसरो का वो कौन सा टैक्सी यान है, PSLV, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है PSLV C59 बहुत ही किफायती है। इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है किफायती के मामले में। ठीक, और हाल फिलहाल में इनको भी लॉन्च किया है इन्होंने। तो मैंने बता दिया कि इन्होंने इसको लॉन्च इंडिया से क्यों करवाया, इसरो से क्यों करवाया, क्योंकि किफायती है, बेटर है। ठीक, हमारी इसरो का जो अंतरिक्ष में भेजने का खर्चा है वो कम आता है। अब इस पे और थोड़ा डिटेल कर लें कि उपग्रह ये काम क्या करेंगे और ये भेजे क्यों गए हैं। ठीक, एक उनमें से एक सैटेलाइट, एक उपग्रह का नाम है कोरोनाग्राफ। ठीक, जो 310 kg का होगा, जबकि जो दूसरा उपग्रह है उसका आकुल्टर है, आकुल्टर का जो वजन है वो कितना होगा, 240 kg।
ठीक, ये दोनों उपग्रह अंतरिक्ष में जाएंगे और अंतरिक्ष में जाने के बाद करेंगे क्या? ये करेंगे, पहले नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह उपग्रह सौर डिस्क पर छाया प्रतिबिंब बनाकर सूर्य के कोरोना की तस्वीर लेंगे। ठीक, तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या हो गया कि हाल ही में जो प्रोब 3 मिशन के तहत इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा, वो किस के बारे में हमारी सूचनाएं जुटाएंगे? तो किसके बारे में जुटाएंगे? सूर्य के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सूचनाएं भेजेंगे सूर्य के बारे में भेजेंगे। ठीक, सूर्य में भी किसके? कोरोना के बारे में। सूर्य का जो कोरोना होता है उसकी ये इमेज लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। जो अभी एक शब्द आपको दिख रहा होगा, सौर डिस्क। ठीक, मैंने इसको डिटेल करके पढ़ा था तो बड़ा अच्छा लगा। ये दोनों उपग्रह एक के ऊपर एक करके प्रतिस्थापित किए गए हैं। ठीक, और इसमें ये कंडीशन बनेगी, कभी आपने देखा है सूर्य ग्रहण? ठीक, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जो आपका सौर डिस्क है, जो उसका फोकस वाला एरिया है, जो कोरोना है, ये उसके मेन जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसको ढक लेता है। और कभी कभी हमको जो सूर्य ग्रहण हो रहा होता है दोस्तों, तो सूर्य ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसमें प्रकाश नहीं है और उसका बिल्कुल, जैसे पुरानी कहावत होती थी कि सूर्य देखिए धीरे धीरे सूरज कट रहा है और बड़ा कष्ट उसको हो रहा है। तो उसमें रीजन यही हो रहा होता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसको धीरे 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 वो उसकी लाइट में प्रतिबिंब बना रहा होता है। ठीक, तो वही प्रक्रिया इन दोनों उपग्रहों द्वारा दर्शाई जाएगी। क्या होगा असली मायने में? जो उपग्रह कौन सा है? आकुल्टर है। आकुल्टर उपग्रह जो सौर डिस्क है, सौर डिस्क पे एक परछाई जनरेट करेगा और उसके नीचे से आकर के या दूसरी दिशा से आकर के कौन सा? कोरोनाग्राफ। कोरोनाग्राफ जो उपग्रह है इसमें कैमरा लगवा और उसकी इमेज लेगा। ठीक, जो चीज हमें यहां से सूर्य इतना अच्छा दिखता हो सूर्य ग्रहण के समय, मतलब उसको बहुत ऐसा फील करते हो कि बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें प्रकाश हमारी आंखों पर ज्यादा नहीं पड़ रहा, तो ये तो बहुत आगे जाकर ये प्रक्रिया दोहराएंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा? उसके अंदर उसकी इमेजेस और नजदीक से ली जा सकेंगी और उसके अंदर क्या चल रहा है सूर्य को स्टडी करने में मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट चीजें अगर हम इसमें और जानना चाहें तो ये हो सकता है कि ये कहां का है? यूरोपियन एजेंसी का मिशन है, इसरो ने इसको लॉन्च किया। ठीक, लेकिन इसी से समकक्ष इसरो का मिशन कौन सा है? अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने नाम सुना होगा आदित्य L1। कौन सा? आदित्य आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन किसका है? इसरो का है। ठीक है, किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। ठीक, तो ये इसलिए भी मैचअप हो जाता है कि जो प्रोब 3 है वो इसरो के कौन से मिशन से मैच करता है? तो आदित्य L1 से मैच करता है। ठीक, तो इतना भी अगर आप याद रखते हैं, इनसे रिगार्डिंग कुछ चीजें आएंगी तो संभवतः मैं मानता हूं कि आप उसको क्वेश्चन को कर देंगे। आने वाली क्लासेस में दोस्तों मैं एक चीज और भी चेंज करूंगा। जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी थ्योरी से लेकर के हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, 10 या 15 क्वेश्चंस, और उनको फिर फुलफिल करेंगे। तो उससे हमारी इसकी जो मेमोरी है और रिवाइज्ड हो जाएगी। ठीक, अच्छा एजेंसीज के बारे में बात हो रही थी, तो हाँ सही बात है, ये भी आपको जान लीजिए क्योंकि आजकल इसमें करंट अफेयर के इस टॉपिक में बहुत ही ज्यादा आंतरिक एजेंसी के ऊपर बात हुई है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका की एजेंसी का नाम है नासा। ठीक, और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, बहुत बार सीधा सीधा भी पूछ लिया जाता है और मैचअप करने के लिए भी आ जाता है, जैसे इसरो इसरो बेंगलुरु कर देंगे और नासा के आगे आपसे पूछना कर देंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में मिल जाते हैं। तो हमको जीके जीके ही ना समझे, जीके आपके रीजनिंग में भी काम आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है रूस। रूस का जो है वो कॉस्मोस, ये बहुत ही ज्यादा चर्चित रही है। कॉस्मोस आप जानते हैं कि एक समय शीत युद्ध में बड़ा भागीदारी
इन्होंने निभाई है। रूस और अमेरिका के मध्य जब ये सब चल रहा था, अंतरिक्ष द्वंद्व चल रहा था, तो बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई है। और इनका जो स्थापना समय है वो है 1992, 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉस्को के अंदर है। ठीक। अच्छा, एक बात आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि 1992, अगर आप थोड़ा भी पढ़ने वाले होंगे तो आपको ये जहन में ऐसा नहीं करता कि 1992, जबकि इसरो 1996, इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में। ठीक। लेकिन हम रूस को कह रहे हैं 1992, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा, हमसे बहुत पहले, जबकि 1975 में आर्यभट्ट को हमने किसकी मदद से छोड़ा? सोवियत संघ। सोवियत संघ, जिसको हम सोवियत संघ, रूस ही कहते थे मतलब। एक्चुअल में क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ टूट गया और फिर ना रूस, जो वैसे तो ये एजेंसी 1950 से ही कार्यरत रही है। ठीक है, 1950 के दशक से ही कार्यरत थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन के उसके अंडर में आती थी। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो रूस कंप्लीटली एक देश बना, और रूस की जो प्रॉपर एजेंसी है उसका नाम है रोसकॉसमॉस। ठीक है, इसलिए उसका स्थापना समय जो माना जाता है वो 1992 से माना जाता है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉस्को के अंदर है। अब बात कर लेते हैं चीन की। चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर, आप जान रहे होंगे। और अभी इंडिया ने अपना मून मिशन भेजा था, और उसके लिए बड़ी वाहवाही भी मिली थी हमको दुनिया से, क्योंकि हम साउथर्न पोल पर उतरे थे। लेकिन चाइना ने, आपको पता होगा कि उससे भी एक कदम आगे चले गए। हमारा जो लैंडर रोवर थे वो वहां पर उतरे और वहीं पर रह गए, या वहां से हमारी चीजें भेजी गई हमको। ठीक। वहां से जितने भी उनको इमेजेस लेनी थी उन सब डाटा को उन्होंने वहां भेज दिया, लेकिन हम उसको वापस रिसीव हम नहीं कर पाए, या फिर हम करना नहीं चाहते थे, हमने उसको वहीं छोड़ दिया। लेकिन चाइना ने एक काम करके दिखाया है कि अभी उन्होंने चंद्रमा पर अपना एक मिशन लॉन्च किया था और उसको ड्रॉप किया, और वहां से कुछ मिट्टी के नमूने भी उन्होंने लिए। ठीक। एक तरीके से, क्योंकि चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है, उसने भी दुनिया को दिखाया है कि हम भी कम नहीं है। ठीक है, इंडिया अगर वहां उतर गया तो हम उतर के वापस भी आएंगे। ठीक। तो दोनों ही मिशन में थोड़ा सा फर्क था कि हम वहां केवल उतरे, हमने डाटा लिया और उससे आगे हमने नहीं किया। लेकिन जो बीजिंग या फिर चीन ने जो किया है उसको वापस अपने रोवर और लैंडर को रिसीव किया और वापस अर्थ पे लेकर के आए। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बात करूं थोड़ा सा, जो इसरो के खास खास मिशन है उनको भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि मार्स मिशन। ठीक है, मार्स मिशन आप जानते हैं, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर इसरो द्वारा चलाया गया। एक्चुअल में 2013 में इसको भेजा गया था, पता होना चाहिए, और 2013-14 में ये वहां पर पहुंचा। सफल मिशन था बहुत। हमको ख्याति इसने दिलाई इसरो ने, और पूरी दुनिया में हमारा नाम हो गया। ठीक। उसके बाद चंद्रमा पर जो हमने मिशन चलाए, देखिए चंद्रमा पर 3 मिशन अभी तक इसरो भेज चुका है। अगर हम बात करें, सबसे पहली बार 2008 में, ठीक है, जी माधवन उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक। जबकि जो सेकंड टाइम भेजा गया, दूसरी बार भेजा गया 2019 में, ये था चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड 2019 में। देखिए चंद्रयान सेकंड को हम एकदम अपनी सफलता नहीं मानते थे, क्योंकि जो उसका लैंडर था उससे हमारा लास्ट टाइम पे संपर्क टूट गया था, और हमने उसको हल्का सा फेलियर माना, हल्का सा ही कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑर्बिटर था वो पूरा काम कर रहा था, लेकिन हमारा लैंडर सफल नहीं हो पाया। लैंडर अंदर जा करके लास्ट टाइम पे वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, हार्ड लैंडिंग होगी और उसका इसरो से संपर्क टूट गया। ठीक। उसके बाद इसी क्रम में फिर हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? 2023 में। ठीक। अगर हम बात करें 2019 में, तो के सिवन उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और के सिवन को तो सब लोग जानते होंगे। जब ये मिशन फेल हो गया था
तो देश के प्रधानमंत्री उनको गले लगाकर रोने लगे थे और ये बड़ी इमेज मतलब सोशल मीडिया पर एक वो बन गई थी, पूरी दुनिया ने उसको देखा कि देखिए किसी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहन कर रहा है। ठीक, तो वो तो आपको वैसे भी याद होगा। उसके बाद एस सोमनाथ, ठीक है दोस्तों, एस सोमनाथ 2023 में इसरो चीफ थे और वर्तमान में इसरो चीफ एस सोमनाथ ही हैं। बड़े गजब के आदमी हैं। उनकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उन्होंने बताया कि मैं बहुत नॉर्मल परिवार से आता हूं और इवन जब 12th पास आउट हुए उसके बाद वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे बीएससी करना है कुछ और करना है। तो सोच के देखिए, एक देश का वो स्टूडेंट जो 12th के बाद ये डिसाइड भी ना कर पाए, इतना नॉर्मल परिवार से, एक ऐसे एटमॉस्फेयर से आता है, और उसके बाद जब उसने स्पीड पकड़ी या फिर किसी दिशा में पढ़ना शुरू किया तो एक देश के टॉप मोस्ट संस्थान का सबसे मुखिया भी बन गया। तो इसलिए दोस्तों कभी अपने आप को ये सोच के पीछे मत हटाइए कि हम लोग गांव के हैं, और आई थिंक उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैंने भी अपने गांव में जो भी लाइब्रेरी वाली बात हुई थी उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि हर गांव में स्पेशली जो आपके पूजा स्थल हैं, जहां भी हमारे मंदिर हैं, अगर वहां कहीं जगह है तो वहां एक पुस्तकालय भी बनवाइए, ताकि रोज जो हमारा यूथ है वो पढ़ने आए और पढ़ने के साथ साथ सभी चीज़ों पर चर्चा भी करे। बड़ी स्मार्ट सोच है, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी। कई कारण है रेस्पेक्ट के, ठीक है, आप लोगों को भी इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो तीनों चीज़ें आपको पता चल गई कि इसरो का जो खास खास मिशन है, मार्स मिशन हो गया, चंद्रमा मिशन हो गया, और उससे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो हम कर चुके हैं शुक्र पर। ठीक, शुक्र पर वो अपना मिशन भेजने वाला है जो 2028 में होगा। इसके बाद बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो स्पेस एजेंसी है सुपारको, सुपारको को आप सब जानते होंगे, इसको बोलते हैं पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इसकी भी जब शुरुआत हुई थी दोस्तों तो बड़ी मतलब एक ऐसी कहानी है कि इन्होंने बड़ी तेजी से स्पीड पकड़ी थी और एशिया में विकासशील या विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ी। और चूंकि 1981 में इनको ऑथेंटिक नाम मिला था, जबकि इनकी जो शुरुआत थी वो 1961 से ही ठीक एक समिति के रूप में हो चुकी थी। ये क्या कर रही थी, एक समिति के रूप में कार्य कर रही थी 1961 से ही। और 1961 में एक धमाका इन्होंने किया कि एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था रहबर। ठीक, और रहबर को लॉन्च करने के बाद, ये सफल इनकी लॉन्चिंग थी, तो भारत तो छोड़िए, ये चाइना से भी आगे निकल गए मतलब अंतरिक्ष के मामले में, और जापान जैसे कुछ देशों को छोड़कर के नंबर 3 पे आ गए, जो एशिया के अंदर अंतरिक्ष में पहला सफल रॉकेट लॉन्च करने वाला देश था। कितनी बड़ी बात है। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई लेकिन बीच में सब कुछ आज जानते हैं कहां कौन क्या है। अच्छा, एक शब्द बड़ा शानदार लगेगा आपको सुनकर भी, और इसकी शब्दों में बड़ी गहराई होती है। कितने लोग जानते हैं रहबर का मतलब क्या होता है? रहबर का मतलब होता है मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। वैसे ये उर्दू इत्यादि के शब्द है, और इसकी जो गहराई है बड़ा सोच के जिसने भी नाम रखा होगा, नाम रखा रहबर, कि हम जो भेज रहे हैं हमें रास्ता दिखाएगा अंतरिक्ष की राह में। लेकिन क्या करें, जब करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होती तो रास्ते दिखने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता दोस्तों। रहबर ने तो शायद बहुत कोशिश की होगी कि रास्ता दिखाया जाए, बट पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कुछ विशेष इस समय नहीं कर पा रही है, आप भी जानते होंगे। वो खाली बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब करते रहते हैं, एक दूसरे पे टिप्पणियां करते रहते हैं, भारत कुछ नया कर दे तो उस पर खाली टिप्पणी करते हैं। खैर, आपको ये जानना भी चाहिए कि रहबर एशिया में पाकिस्तान ने जो रॉकेट भेजा था उसका नाम है, और ये सफल एक परीक्षण था। ठीक है दोस्तों, तो इन सब में अगर कुछ भी आपको बेटर लगा तो उसको आप पेन डाउन कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ कमियां जो रही होंगी या जो आप अपना सजेशन दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उन पर ज़रूर विचार किया जाएगा। प्रयास तो अपनी तरफ से सभी ठीक करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं भी एक छोटी मोटी कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि कुछ आप ही काम आया जा सके और कुछ अपने लिए भी किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आप ही के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ। ठीक है, इस बहाने से हम भी किताबों से लगे रहते हैं। ठीक, ओके दोस्तों, आप लोगों की जो तैयारी की जर्नी है बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे और अच्छे से चलती रहे, मैं यही आशा करूँगा। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।